हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिंसिपल्स को बेसिकली हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत। मतलब ऐसे रूल्स या ऐसे कुछ फैक्ट्स जिन पर बेस्ड आप अपने आगे के काम करते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आपको किसी भी काम को करते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि इसी के अकॉर्डिंग वो काम होगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंटिंग क्या होती है, जैसा कि आप जानते होंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जब हम अकाउंट्स, जैसे आपने देखा अकाउंट्स में क्या होता है, हम कॉलम्स बनाते हैं और एंट्रीज करते हैं। तो अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेटेट करते हैं डेटा को। ओके, तो वो होता है हमारा अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को करते टाइम हम कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं जिससे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस बड़े स्मूथली चलता रहे। तो इस वीडियो में हम सारे प्रिंसिपल्स डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के। फर्स्ट प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन, ओनर कौन हो गया बिजनेस का? बिजनेसमैन। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हैं, मतलब दोनों एक नहीं है। अगर लॉस बिजनेस में हो रहा है, प्रॉफिट बिजनेस में हो रहा है, या कोई भी चीज बिजनेस में हो रहा है, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। तो जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए एक कोई भी बिजनेस है और साथ में उसका ओनर है। बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई है कि मान लीजिए किसी ने सामान खरीदा है आपके बिजनेस से, ठीक है। तो अब जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे, उसमें आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो एंट्री करोगे कि भाई ये बंदा इतना सामान लेकर गया है तो इसका इतना अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वॉट एवर। तो वो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। अब अपना तो आपका कोई रोल नहीं है ना उसमें। तो यही चीज इसमें बताई गई है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में कि ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट। The account with business is credited with the capital introduced and profit earned during the year. अब जो अकाउंट होता है बिजनेस का, जब वो हम बनाते हैं अकाउंट, तो सबसे पहली चीज उसमें जो आती है वो होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल होती है जो पैसा आप बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड बाय द ड्रॉइंग्स मेड। ड्राइंग्स होती है जो पैसा आपने उसमें से निकाला है, तो वो क्या होता है? डेबिट होता है हमेशा आपका। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सारे ही बिजनेस फॉर्म्स के ऊपर ये प्रिंसिपल आपका लागू होता है, अप्लाई होता है। कोई बिजनेस फॉर्म ऐसी नहीं है जिसमें आप अलग तरीके से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सब में सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब आपको नाम से कोई यहाँ पर कुछ समझ आ रहा होगा। मनी मेजरमेंट यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसे इवेंट्स जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट्स में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। जब भी कोई हम अकाउंट्स बनाते हैं और उसके अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो मनी के फॉर्म में ही तो करते हैं कि इतना सामान खरीदा या इतना सामान बेचा, तो कितने रुपए का बेचा? 10,000 का बेचा, तो 10,000 ही तो लिखेंगे उसमें। तो वो क्या हो गई? आपकी मॉनेटरी टर्म हो गई। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि अकाउंट्स के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स
रिकॉर्ड किए जाएंगे वो मनी के टर्म्स में मेजर होने चाहिए। अगर वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं होते तो वो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है थर्ड प्रिंसिपल आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। The life of an enterprise is broken into small periods so that its performance is measured at regular intervals। अब जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एंटरप्राइज है या बिजनेस है, टाइमली रेगुलर इंटरवल्स पे उसकी परफॉर्मेंस तो मेजर की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज एक बिजनेस शुरू किया या एंटरप्राइज शुरू किया और आपने 10 साल तक यही नहीं देखा कि परफॉर्मेंस क्या हो रही है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। रेगुलर इंटरवल्स पर परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू एक्सेस द information from the account at regular intervals so that the decision can be taken at appropriate time। और ये क्यों ज़रूरी है? रेगुलर इंटरवल्स पर परफॉर्मेंस को चेक करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें परफॉर्मेंसेस का पता चलता रहे, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, ये पता चलता रहे। और तीसरी चीज़, बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पर और बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इसलिए मैनेजमेंट को बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहना, मतलब सब चीज़ को ओपनली खोल देना। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमारा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ये बोलता है कि अकाउंट्स बनाते समय जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जितनी भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए, कोई हिडन ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए या कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स के अंदर। तो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए ताकि आगे के जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनसे रिलेट किया जा सके परफॉर्मेंसेस को। फिफ्थ आता है हमारा मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा आइटम या गुड्स जो है वो मटीरियल तब कहलाएगा जब वो किसी भी इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता होगा। कोई मान लीजिए कोई भी आइटम पड़ा हुआ है किसी भी बिजनेस के अंदर और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई उसको खरीद रहा है ना कोई उसको बेच रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है उसको, तो क्या वो कंसीडर किया जाएगा? नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी गुड्स, ऐसा कोई भी आइटम मटेरियल तब कहलाएगा जब वो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता होगा। अब आता है हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन है या ओनर है या कुछ भी, अगर आप बिजनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कि सिर्फ ऐसा नहीं होना कि सिर्फ प्रॉफिट्स ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को रख रहे हैं, बल्कि जो लॉसेस होंगे उनके लिए भी आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लॉसेस को आप इग्नोर कर दो। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल पर्सपेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। तो इसलिए लॉसेस को सबसे पहले कंसिडरेशन में लिया जाता है, ना कि प्रॉफिट्स को। सेवेंथ प्रिंसिपल है हमारा कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज की कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पर आपने उसको बनाया है वो हो गई आपकी कॉस्ट। जिस टाइम आप मतलब जिस कॉस्ट पर आपने उसको एक्वायर किया है, जिस प्राइस पर, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट। एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। तो कोई भी असेट है आपने रिकॉर्ड की अपने अकाउंट्स में, तो वो आप किस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे? एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जितना प्राइस उसके लिए पे किया गया है उसको खरीदने के लिए, उतनी ही अमाउंट से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। जिस टाइम परचेज के टाइम पर जो कॉस्ट होती है उसी पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन असेट्स जो होती हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ,
आपने मान लीजिए प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, इस तरह की चीज़ें खरीदी, ठीक है, तो जिस टाइम आपने जिस अमाउंट पर खरीदी है वो अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगी कि आपने इस अमाउंट पर ये खरीदी है, वो कॉस्ट हो गई अब उसकी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, तो वो चीज़ डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, मतलब उसके अंदर कुछ वियर एंड टियर, कुछ लॉसेस या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो पुरानी होती चली जाएंगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगना शुरू कर देगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसी कौन सी असेट है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, और वो है आपकी लैंड। इस चीज को रखना याद हमेशा कि सिर्फ लैंड एक ऐसी ही असेट है जो कि कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। और वो डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती उसका भी एक रीजन है, बिकॉज जो लैंड है उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। अब आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है, बिकॉज उनकी लाइफ लिमिटेड है। आपने अपने घर में कोई भी सामान खरीदा, अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीदी, कितने साल चल जाएगी, 10 साल 20 साल मैक्सिमम, फिर आपको दूसरी लेनी पड़ेगी। लेकिन लैंड जो ज़मीन है वो ऐसी चीज़ है जो आपने एक बार ले ली ना, तो वो 100 साल तो छोड़ो 500 साल तक भी वहीं पर ही पड़ी रहेगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। तो इसलिए लैंड को कभी भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। ओके, क्लियर है आप सभी को इतना? तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स। अब आता है हमारा 8th प्रिंसिपल, इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। ओके, अब ये जो मैचिंग कंसेप्ट है ये बोलता है जैसे कि हम कोई भी एंट्री करते हैं अकाउंट्स में तो वो डबल साइडेड होती है। हम डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी एंट्री है वो 2 साइड होती है। अगर एक जगह वो डेबिट होगी तो वो दूसरी जगह क्रेडिट होगी ही होगी, ये फैक्ट है, इसीलिए इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग बोला जाता है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने एक लिस्ट बनाई, मान लीजिए एक तरफ रेवेन्यूज यानी इनकम्स, क्या क्या आपके पास कितना पैसा आया है, और एक तरफ आपने एक्सपेंसेस बनाए कि कितना पैसा या कितना खर्चा आपका हुआ है। तो उससे क्या पता चलेगा, जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितने प्रॉफिट्स हुए हैं और कितने लॉसेज हुए हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, अगर आपके रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अगर आपके रेवेन्यूज ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है, इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है और खर्च कम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब आपको मिल तो कम रहा है पैसा लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो आपका लॉस हो गया। तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करना होता है ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस उस अकाउंटिंग पीरियड का निकाल सकें। क्लियर है? उसके बाद आता है 9th प्रिंसिपल, दैट इज डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। अब जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी एंट्री है वो हमेशा 2 जगह होगी, और एक जगह अगर वो डेबिट हो रही है तो दूसरी जगह क्रेडिट ही होगी। फर्स्ट टाइम पर अगर वो क्रेडिट हो रही है तो दूसरी जगह वो डेबिट ही होगी। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हमारी अकाउंटिंग है। तो हर एक ट्रांजैक्शन एंटर करती है किसी भी एंटरप्राइज में, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, राइट। अब आता है हमारा 10th प्रिंसिपल, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। According to this concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. अब इसमें ये बोला है कि हम रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो हमारे पास पैसा आया है वो कब आया है। तो इसमें साफ साफ बताया हुआ है व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन होगी उसी टाइम पर माना जाएगा कि हमारा रेवेन्यू आया है। आपने कोई चीज़ बेची मान लीजिए, तो आपने वो बेच दी लेकिन पैसा नहीं आया अभी, ठीक है, तो वो उसी टाइम पर माना जाएगा जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन होगी, चाहे आपने कभी भी उसको बेचा हो, कभी भी आपने उसको खरीदा। ये बोलता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट, दैट इज वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट।
अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब कि कोई भी पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस से फ्री होता है अकाउंटिंग हमारा। मतलब ऐसा नहीं है हम कुछ भी घपला कर दें, अपनी मर्जी से पर्सनली कुछ भी उसके अंदर लिख दें, कोई भी ट्रांजेक्शन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड, हर एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और या फिर कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने किसी भी बिजनेसमैन से कोई भी सामान खरीदा तो वो आपको एक पक्का बिल देगा, जिसे आप पक्का बिल बोलते हैं, वो आपका मेमो या इनवॉइस कहलाता है। अब वो आपको इनवॉइस या फिर बिल देगा तो वो आपके पास क्या है, प्रूफ है कि आपने ये ट्रांजेक्शन की है। अगर आपके पास वो प्रूफ है फिर वो आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने इतना पैसा खर्च किया था या आपको इतना पैसा मिला था। तो एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, ये कहता है हमारा वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो अब ये टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, 11 प्रिंसिपल्स थे अकाउंटिंग के, और ये प्रिंसिपल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले या अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है आगे अकाउंट्स में। तो ये है हमारा आज का टॉपिक ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है इसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँ आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक आप मिस ना कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।